नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित ये 9वां वीडियो है। दोस्तों, हम 8 वीडियो देख चुके हैं और 8 वीडियो के माध्यम से हमने देखा था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति और उसके बाद में क्या देखा था, उसके बाद में देखा था हमने मौर्य काल। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। ये 9वां वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित दूसरा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो उसको भी प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, अन्य राजाओं के साथ आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्वमंदिक, स्व-विषय, भुक्ति याचना की नीति किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसने अपनाई थी, बताइए जल्दी से। किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने। किसने अपनाई थी? समुद्रगुप्त ने अपनाई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। इस प्रकार की नीति जो है समुद्रगुप्त ने ही अपनाई थी। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसके साथ स्थापित किए? राजपूताना, वाकाटक, नागवंश और बी व सी दोनों। दोस्तों, किसके साथ स्थापित किया था? वाकाटकों के साथ भी और नागवंश के साथ भी। नागवंश की कुबेर नागा से इसने स्वयं विवाह किया था और वाकाटक नरेश था। कौन था नाम, आप कमेंट करके बताइए कि किसके साथ में अपनी पुत्री प्रभावती का जो है विवाह किया था। प्रभावती, जल्दी से नाम बताइए मुझे कमेंट करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी व सी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था वाकाटक नरेश जिसके साथ में प्रभावती का विवाह किया था उसको। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस शक शासक को हराया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस शक शासक को हराया था दोस्तों? रुद्रसेन तृतीय, प्रवरसेन द्वितीय, रुद्रदामन, नहपान। किसको हराया था? किसको हराया था दोस्तों? तो किस शक शासक को हराया था? तो उसने हराया था रुद्रसेन तृतीय को। रुद्रसेन तृतीय को हराया था। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न है दोस्तों, बयाना से 623 मुद्राएं किस गुप्त शासक की प्राप्त हुई है? किस गुप्त शासक की प्राप्त हुई है? शासक बताना है आपको। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। किसकी प्राप्त हुई है बताइए? कुमारगुप्त की है दोस्तों। किसकी है? कुमारगुप्त की है। और बयाना कहाँ है दोस्तों? बयाना राजस्थान के भरतपुर में है। एक उसमें मृदभांड में ये मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है, H.C. रायचौधरी ने गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण किसे माना? विदेशी आक्रमण, केंद्रीय प्रशासन, परवर्ती गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, अरबों का आक्रमण। क्या है दोस्तों इसका आंसर, जल्दी से बताइए। इसका आंसर है परवर्ती गुप्त शासकों का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। दोस्तों, आपको पता है कि कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अशोक का शासक था ना, किसका? अशोक, उसके विघटन का कारण भी एक बौद्ध धर्म था, क्योंकि बौद्ध धर्म हिंसा पर बल नहीं देता है। ठीक है, इस कारण से जो है सैन्य शक्ति कमजोर हो गई थी। धीरे धीरे गुप्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस कारण से गुप्त शासन जो है वो विघटित हो गया। ठीक है, छठा प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में निर्मित हुए? गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में निर्मित हुए? नागर, द्रविड़, बेसर, क्लासिक। किस शैली में निर्मित हुए बताइए जल्दी से। नागर शैली में दोस्तों, नागर शैली में। और नागर शैली में भी एक चलता है पंचायतन शैली। नागर शैली का ही एक भाग है। पंचायतन शैली में जो है गुप्तकालीन मंदिर निर्मित हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर मंदिर किसके निर्मित थे? ईंटों से निर्मित हैं दोस्तों गुप्त काल में। ठीक है, और दोस्तों दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी, उत्तर भारत में नागर शैली थी, और इनके बीच में जो है वो बेसर शैली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों सातवां, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता। आगे ये विशेषता है कौन सी? ईंटों से निर्मित थे, अभी देखा था। गर्भगृह व मंडप थे, बिल्कुल। आधार पीठिका थी, गंगा यमुना की मूर्तियां थी, बिल्कुल दोस्तों सभी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। दोस्तों, गुप्त काल में जो है मंदिरों के मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। जो कुर्म है, कुर्म यानी कि
क्या होता है? कछुआ। कुर्मवाहिनी यमुना, कुर्मवाहिनी यमुना, और मकरवाहिनी, मकरवाहिनी, मकरवाहिनी गंगा की जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एक्स्ट्रा, इसको इग्नोर करिए। गुप्तकालीन मंदिर कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तीगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और खजुराहो का शिव मंदिर। तो कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, जल्दी से बताइए, कौन सा नहीं है? खजुराहो के शिव मंदिर। दोस्तों ये जो है चंदेल शासकों ने बनवाए थे। किन्होंने? चंदेल शासकों ने बहुत बाद में बनवाए थे दोस्तों ये। तो ये खजुराहो के शिव मंदिर है। ये खजुराहो का जो मंदिर है ये गुप्तकालीन नहीं है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के खजुराहो किसको कहा जाता है? राजस्थान के खजुराहो, राजस्थान के खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो, बताइए कमेंट करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, उदयगिरी की वराह मूर्ति किस काल से संबंधित है? सिंपल सा है, किस काल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, उसी के बारे में होगा। गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, सातवाहन काल, किसके बारे में बताइए जल्दी से। तो ये है गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, 10वां प्रश्न है दोस्तों। 10वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गुप्त काल से नहीं है? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो बिल्कुल बेसिक है ये आते हैं और हम उनको गलत कराते हैं। ठीक है, आपको इनकी जानकारी अच्छी होना जरूरी है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर, त्रिमूर्ति, अजंता व एलोरा, अजंता एलोरा व बाघ, आबू के मंदिर, तो किनका संबंध गुप्त काल से नहीं है? बताना है आपको जल्दी से। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? अर्धनारीश्वर की मूर्तियां बनी बिल्कुल गुप्त काल में, त्रिमूर्ति की बनी ब्रह्मा विष्णु महेश, अजंता एलोरा और बाकी गुफाओं का संबंध बिल्कुल गुप्त काल से है। आबू के मंदिर, आबू के मंदिर, मंदिरों का संबंध गुप्त काल से नहीं है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आबू के मंदिर किसने बनवाए थे? ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में जो मंदिर है उनके निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, 11वां प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफा मरणासन्न राजकुमारी के चित्र से संबंधित है? राजकुमारी कितने साल की होती है दोस्तों? राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी 16 साल की। कितने साल की? 16 साल की, इससे ध्यान रखना है इसको। तो कौन सी गुफा? गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 19, गुफा नंबर 12। तो कौन सी गुफा है दोस्तों? बता दिया था मैंने, गुफा नंबर 16। राजकुमारी कितने की है? 16 साल की। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। और दोस्तों जो गुफा नंबर 17 है ये चित्रशाला कहलाती है। क्या कहलाती है? चित्रशाला। गुफा नंबर कौन सी? 17। गुफा नंबर 17 में है, बहुत सारे चित्र हैं, तो ये क्या कहलाती है? चित्रशाला कहलाती है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भास, स्वप्नवासव दत्ता, चंद्रगोमिन, चंद्र व्याकरण, पालकाप्य, पंचतंत्र। तो बताइए दोस्तों जल्दी से, प्रवर्सन, सेतुबंध। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, पालकाप्य ने क्या लिखा था? पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद लिखा था दोस्तों, ये पशु चिकित्सा से संबंधित है। और पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। मुझे कमेंट करके बताइए कि पंचतंत्र से संबंधित कहानियाँ किस हड़प्पा स्थल से मिली थी? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वीडियो में हमने इसको चर्चा किया था, बताइएगा जरूर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पालकाप्य, पंचतंत्र, क्योंकि पालकाप्य हस्तायुर्वेद लिखा था पालकाप्य ने, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रात की 3 बजे मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा तो आसपास वाले परेशान होंगे। ठीक है, तो आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन गुप्त काल के संदर्भ में सही नहीं है? नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों का संकलन। बिल्कुल। तकनीकी ज्ञान श्रेणियों के पास, ये आधुनिक कॉरपोरेट्स थे दोस्तों। क्या? कॉरपोरेट्स, निगम, जो आधुनिक जो कॉरपोरेट्स घराने हैं उनकी तरह था श्रेणियाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का विवरण मिलता है। बिल्कुल मिलता है दोस्तों। तो और लास्ट जो है विकल्प वो देखना है। लास्ट विकल्प है, गुप्त काल में चरक व जीवक प्रसिद्ध चिकित्सक थे क्या? नहीं थे दोस्तों। चरक जो थे, चरक किसके शासनकाल में थे? चरक कनिष्क का था। किसका था? कनिष्क का। और जीवक किसका था? अजातशत्रु का। किसका? अजातशत्रु, है ना। ठीक है, तो अजातशत्रु के काल में था। और कौन? जीवक। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अजातशत्रु जो था वो किस वंश से संबंधित था। ठीक है, जल्दी से बता देता हूँ मैं, शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट
प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है? मिलान करना है। विद्वान एक तरफ ग्रंथ है, तो आर्यभट्ट ने क्या लिखा? आर्यभट्ट ने क्या क्या लिखा दोस्तों? वरामीर ने कौन सी लिखी? ब्रह्मगुप्त गुप्त ने कौन सी लिखी? और वाग्भट्ट ने क्या लिखी? तो आर्यभट्ट ने लिखी 10 गीतिका। क्या लिखी? 10 गीतिका, यानी कि पहले में क्या? तीसरा। पहले में क्या? तीसरा। वरामिहिर, वरामिहिर ने क्या लिखी दोस्तों? वरामिहिर ने लिखी है पंच सिद्धांतिका, तो दूसरे में दूसरा हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा? ब्रह्मगुप्त ने, जल्दी से बताइए, ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा? खंड खाद्यक, खंड खाद्यक लिखा। वाग्भट्ट ने चिकित्सा से संबंधित अष्टांग हृदय लिखा। तो 4-1, 3-2-4-1 हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं विकल्प में, 3-2-4-1 किस में है? 3-2-4-1, 3-2-4-1 किस में? चौथे में। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न है दोस्तों, दीनार गुप्तकालीन मुद्रा थी। फाइवान ने कहा गुप्तकाल में जनता दैनिक जीवन में कौड़ियों से काम चलाती थी। निगम व श्रेणी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। तो दोस्तों इनकी बात करें तो ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। सारे कथन क्या है? सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी। दोस्तों आप में से ही जो हमारे सक्रिय जो विद्यार्थी हैं, नैना जी ने कमेंट करके बताया था कि सर प्रश्नों में कथन वाले प्रश्न भी शामिल करें तो अच्छा रहेगा। तो हमने इस प्रकार के प्रश्न भी शामिल किए हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, पहला पार्ट जो होता है उसमें सिंपल टाइप के प्रश्न हम शामिल करते हैं और दूसरे जो पार्ट रहता है उसमें एडवांस स्तर के। ठीक है, पहले पार्ट में तो पहला जो पार्ट रहता है उसमें जो 10वीं और 12वीं के बुक्स के संबंधित प्रश्न रहते हैं उनको शामिल करते हैं, और दूसरे पार्ट में जो है जो एडवांस लेवल के कंपटीशन की बुक्स वगैरह होती हैं उनमें से हम इसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, 16 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त काल के व्यापारिक नगर में नहीं थे? कौन सा नहीं था? उज्जैन, भड़ोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, ताम्रलिप्ति, हम कन्नौज व हम्पी। बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें से एक विकल्प गलत है, यानी कि एक गुप्त काल से संबंधित नहीं है। बताइए, कन्नौज और हम्पी ये किससे संबंधित नहीं थे? गुप्त काल से संबंधित नहीं थे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, चिनाशुक क्या है? चिनाशुक या चिनांशुक? क्या? चिनांशुक क्या है? यहाँ थोड़ी सी अंक की मात्रा लगेगी। तो क्या है दोस्तों बताइएगा जल्दी से बताइएगा। रेशम का वस्त्र, सूती वस्त्र, आभूषण, पगड़ी, क्या थे दोस्तों? तो ये थे चिनाशुक। रेशमी वस्त्र जो था उसका चिनाशुक बोला जाता था। रेशमी वस्त्र को क्या बोला जाता था दोस्तों? चिनाशुक बोला जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन से गुप्तकालीन बंदरगाह थे? गुप्तकालीन बंदरगाह थे बताने दोस्तों आपको। तो बताने हैं भृगुकच्छ, सोपारा, केम्बे, कल्याण, घंटशाला, ताम्रलिप्ति, उक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। सारे क्या थे? गुप्तकालीन बंदरगाह थे। ठीक है, गुप्तकालीन बंदरगाह थे ये, है ना। भृगुकच्छ, सोपारा, केम्बे, कल्याण, घंटशाला और ताम्रलिप्ति। दोस्तों एक काम है आपके पास, ये है हमारे प्यारे भारत का मैप जो है मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक से बना नहीं, वापस देख लीजिए। ये इस प्रकार से भारत का मैप है ये, मान लीजिए। ठीक है, तो आप ये बताइए पश्चिम तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे और पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे? इनमें से बताइएगा मुझे कमेंट करके। इस तरीके के प्रश्न आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल में पूर्वी भाग में स्थित था और कौन सा पश्चिमी भाग में स्थित था। ठीक है, बताइएगा मुझे। 19वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुप्त काल में आयातित शब्द, ध्यान रखना है दोस्तों, के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? रेशम कहाँ से आयातित किया जाता था? हाथीदांत, घोड़े, मसाले। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा मसाले तो भारत से आयात नहीं निर्यात किए जाते थे। तो रेशम बिल्कुल चीन से, हाथीदांत इथोपिया से, इथोपिया पूर्वी अफ्रीका का देश है दोस्तों। ठीक है, घोड़े अरब से। ठीक है, और मसाले रोम से। दोस्तों मसाले आयात नहीं, मसाले निर्यात किए जाते थे, किसको? रोम को ही। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक ज्योग्राफी में एक शब्द आता है अश्वक्षांश। क्या आता है? अश्वक्षांश। उसका संदर्भ है दोस्तों जो अक्षांश कहा जाता है
वहाँ उस वो जो क्षेत्र था दोस्तों, वो व्यापारिक जो पौने हैं, कौन सी व्यापारिक पौने हैं, वो अक्षांश में चला करती थी। यानी कि वहाँ पश्चिम से जो है व्यापार घोड़े लाते थे व्यापारी। क्या लाते थे? घोड़े। घोड़े लाते थे। तो मतलब अत्यधिक वायु दाब के कारण जो जलयान है वो आगे बढ़ना बंद कर देते थे। तो ऐसे में जो ज़्यादा वजन रहता था ना, तो वजन को कम करने के लिए व्यापारी घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ा था। क्या? अश्व अक्षांश। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि अश्व अक्षांश कौन सा है। ठीक है, कौन से दो अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, बताइएगा मुझे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भाग, भोग व हिरण्य क्या थे? समझ में आ रहा होगा आपके, आपने 10वीं या 12वीं की किताब पढ़ी होगी। तो अधिकारीगण, राजस्व के साधन, कृषि के प्रकार, प्रशासनिक इकाइयाँ क्या थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। राजस्व के साधन थे। भाग, भोग व हिरण्य क्या थे? राजस्व के साधन थे। ठीक है, 21वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी गुप्त काल के समृद्ध नगर थे, विचारणीय बिंदु है। ऊपरी कर, उद्रंग भूमि के प्रकार थे। भूमि कर के प्रकार थे। भूमि कर के प्रकार थे। किसके? टैक्स कर के प्रकार थे। बिल्कुल थे। ठीक है, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। बिल्कुल आया था। तो दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प आपका गलत हो जाएगा? श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी गुप्त काल के समृद्ध नगर नहीं रहे थे दोस्तों। ये लाइन सीधी सीधी मिलती है कि श्रावस्ती, वैशाली और कौशाम्बी गुप्त काल में खंडरों में तब्दील हो चुके थे। ठीक है, 21वां प्रश्न के बाद में 22वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग, दंडपाशिक पुलिस विभाग, भट्टा अश्वपति नियुक्ति विभाग और महादंडनायक न्याय विभाग। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भट्टाशुपति जो है वो नियुक्ति विभाग नहीं, अश्व सेना का जो प्रधान था वो भट्टाशुपति था। ठीक है, अश्व इसमें आ ही रहा है, तो अश्व सेना का प्रधान को भट्टाशुपति कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो समुद्रगुप्त था उसका महादंड नायक कौन था? महादंड नायक कौन था? कुमारामात्य कौन था? और एक और आता है, उसका क्या आता है दोस्तों, बताइएगा मुझे। कि जो उसका जो एक मंत्री था, बहुत ही नाम आता है उसका इतिहास में, किसका? समुद्रगुप्त का। तो वो 3 विभाग थे उसके पास, एक जिसमें एक महादंड नायक भी था। कौन था वो? बताइए कमेंट करके। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विद्वान है और ग्रंथ है, तो ठीक है मिलाना है अपन को। विशाख दत्त, विशाख दत्त क्या थे? क्या थे? नाटककार थे। तो पहले में क्या हो जाएगा? 2। वरामिहिर, वरामिहिर कौन था दोस्तों? वरामिहिर क्या थे? ज्योतिष थे। तो दूसरे में तीसरा हो जाएगा। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। और भास्कराचार्य गणित। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 3 1 4। 2 3 1 4 देखते हैं दोस्तों। 2 3 1 4, 2 3 1 4 किसमें है? इसमें है। ठीक है दोस्तों, एक बार और मिला के देख लीजिए ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं हो। विशाख दत्त नाटककार थे, वरामिहिर ज्योतिष थे, चरक चिकित्सक थे और भास्कराचार्य गणित से संबंधित थे। ठीक है, मिला लीजिए आप और इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? दोस्तों ये प्रश्न बहुत सी बार आया हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? ऊपरिक, कुमारामात्य, विषयपति, स्थानीय किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों? तो ऊपरिक, प्रांतपति को ऊपरिक कहा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये कुमारामात्य मौर्य काल में कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, और विषयपति जो है, विषय यानी कि जिले के जो जिला कलेक्टर वगैरह होते थे उनको कहा जाता था विषयपति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भीतरी अभिलेख से किसकी विजय का विवरण मिलता है? किसकी विजय का विवरण मिलता है दोस्तों? बताइए जल्दी से। समुद्रगुप्त, कुमारामात्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, कहाँ स्थित है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर यूपी में है दोस्तों। तो यहाँ से किसके बारे में मिलता है? स्कंदगुप्त की विजयों के बारे में। और स्कंदगुप्त की भी कौन सी? शक विजय। तो शकों का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है भीतरी अभिलेख और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, इससे मिलता है शकों की विजय का
विवरण, शकों पर विजय का विवरण किसने प्राप्त किया था? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। 26वां प्रश्न है दोस्तों, 26वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी क्या? देखना है आपको। ठीक है। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कुसुम पर पटना के निवासी थे। ठीक है। गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। अगला है, गुप्त शासकों के अधिकांश सिक्के तांबे के, ठीक, तांबे के थे। ठीक है दोस्तों, तांबे के थे क्या? तांबे के नहीं थे दोस्तों, किसके थे? सोने के थे। किसके थे? सोने के थे। इसलिए ही तो सोने की चिड़िया कहा जाता था उस टाइम पे भारत को, और इसी कारण से स्वर्णकाल जो है कहलाता था गुप्त काल। लेकिन ध्यान रहे, आम लोग जो है वो सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, वो किसका प्रयोग करते थे? कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ऐसे फाहियान के विवरण से हमको प्राप्त होता था। ठीक है। और ज़्यादातर वस्तु विनिमय प्रचलित थे। पहले कथन के बारे में विचार कर लेते हैं। बिल्कुल गिरावट आई थी स्त्रियों की दशा में। उस टाइम पे स्त्रियों को जो है भूमि विषयक और संपत्ति विषयक अधिकार नहीं थे। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? चौथा गलत है दोस्तों। तो कौन कौन से कथन सही है? 1 2 3, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है दोस्तों। कालिदास, भारवी, भास, उपयुक्त में से कौन गुप्त काल से संबंधित? गुप्त काल की बात हो रही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि गुप्त शासकों ने जिनको प्रश्रय दिया है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। केवल 1 व 2, केवल बी, केवल मतलब 3, केवल 2 और 3, या उक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ सारे ही गुप्त काल से ही संबंधित हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो भारवी हैं, भारवी पल्लव शासकों के दरबार में था। पल्लव शासकों में भी सिंह विष्णु जो है ना, सिंह विष्णु के दरबार में था। कौन? भारवी। ठीक है। संस्कृत के महान विद्वान थे तीनों। ठीक है। कालिदास, भारवी और भास। ठीक है। तो 28वां प्रश्न है दोस्तों, प्रथम ज्योतिष जिसने पता लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, किसने पता लगाया था दोस्तों? बताइए जल्दी से। वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वररुचि, प्रद्युम्न, किसने लगाया था? बताइए जल्दी से। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ये पता लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी गोल है, और जो पाई है इसका भी एकदम सटीक मान उसने बताया था। ठीक है। तो आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल में भूमि कर था कितना था दोस्तों? बताइएगा। 1/8, 1/4, 1/6 और 1/5, कितना था दोस्तों? तो ये था दोस्तों कितना? 1/6। भूमि कर कितना था? 1/6 था। ठीक है दोस्तों। चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न इस प्रकार से है, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? था? बताइए जल्दी से। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, किसने प्रतिपादित किया था? किसने? बताइए। तो वराहमिहिर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के 30 प्रश्न पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपके 25 तक प्रश्न सही हुए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों हम आपके लिए नए नए प्रश्न बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत मेहनत से वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि एक दिन में कम से कम हमारे वीडियो को, यानी कि इतिहास वाले वीडियो को, कम से कम 2000 से 2500 लोग देखें, ताकि हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है दोस्तों। ठीक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें वीडियो बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है। ओके, गुड बाय।